हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जामिनेटर 365। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, जैसे कि हमारी पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं एंड लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल 16 के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 17 के बारे में। एंड आई एम यूजिंग द कोर्स बुक दैट इज लक्ष्मीकांत। मैं पहले भी लक्ष्मीकांत से ही आपको पढ़ा रही थी, बट मुझे लगा कि मैं आपको सोर्स दिखा दूं जिससे आप पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 17 जो डील करता है अबॉलिशन ऑफ अनटाइटल्स के। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारी बुक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी एक डेफिनेशन बोल दो या एक लिख रखा है, जिससे हमें पता चलता है कि आर्टिकल 17 किससे डील करता है। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 17 में लिखा गया है, आर्टिकल 17 abolishes untouchability in inverted commas, right, and forbids its practice in any form. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence punishable in accordance with the law. तो फ्रेंड्स, इस पूरे में आपने एक चीज देखी होगी कि इसमें अनटचेबिलिटी और कहा गया कि ऑफेंसिव है इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 17 में अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में कहा गया है, और जैसे कि मैंने कहा कि हमारे यहाँ पर अनटचेबिलिटी की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, और इसके पीछे जो स्ट्रगल चलता आ रहा है वो भी काफ़ी पुराना है। अगर इंडिपेंडेंस के पहले की बात करें तो उस टाइम भी ब्रिटिशर के रूल के वक्त हम अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा सोशल मूवमेंट्स हम कर रहे थे, राइट। जिनके लीडर्स जैसे आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी आपको पता है, गांधी जी थे, और भी बहुत सारे थे। तो महात्मा गांधी जी ने जबकि अपने कोट में भी कहा है कि जो अनटचेबिलिटी है इज अ सिन ऑफ हिंदुइज्म। एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने और सरदार वल्लभ भाई जी ने ये भी कहा था, अगर हम अनटचेबिलिटी को फंडामेंटल राइट बना दें और अनटचेबिलिटी को एक ऑफेंस बना दें, तो ऑटोमेटिकली अनटचेबिलिटी के जो भी प्रैक्टिसेस है वो खत्म हो जाएंगे। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उस टाइम पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के थे, उन्होंने ये कहा कि मतलब उनके साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी थे कि हम अगर इसको फंडामेंटल राइट बना देंगे तो ऑटोमेटिकली लोग इसको ऑफेंसिव करने से पहले सोचेंगे, राइट। तो बोलते हैं आर्टिकल 17 का जो वर्ड है अनटचेबिलिटी, राइट, पर ये तो वर्ड है, ये ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ है और ना ही किसी और एक्ट में से डिफाइन किया गया है। और फ्रेंड्स, कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ने, लेजिस्लेटर ने ये बना तो दिया कि आर्टिकल 17 है, और उसमें डाल दिया इन्वर्टेड कॉमास में ये वर्ड दैट इज अनटचेबिलिटी, बट इसको डिफाइन नहीं किया गया, इसका ना ही एप्लीकेशन बताया गया और ना ही इस वर्ड तो, लेकिन इस वर्ड का एक्सटेंड और एप्लीकेशन हमें पता चलता है हमारे जुडिशरी के थ्रू। ओके, तो अब फ्रेंड्स, अनटचेबिलिटी वर्ड का नॉर्मल मीनिंग हम लोगों को नॉर्मल भाषा में ये समझ आता है कि भाई अनटचेबल, जैसे कोई नीच कास्ट का है, कोई SC ST है, जो राजपूत होगा या फिर जो अपर कास्ट के जनरल के होंगे, तो वो उन्हें छूने से, उनके साथ बैठने से, उनके साथ कुछ खाने से उन्हें हेजिटेशन होगी और उनको वो छूना पसंद नहीं करेंगे। तो पुराने टाइम पे तो मंदिरों में जाना भी इनको अलाउड नहीं होता था, पुजारी इनको अलाउड नहीं करते थे कि तुम अछूत हो, तुम अंदर मत आओ। तो कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी हमने बचपन से ये समझा है। बट फ्रेंड्स, नॉर्मल सेंस में हम अनटचेबिलिटी का मतलब होता है कि हम किसी भी इंसान को टेम्पररी या फिर परमानेंट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, और इसका ट्रीटमेंट बहुत सारे रीजन से हो सकता है, जैसे कि किसी को ऐसी बीमारी हो जो फैलती हो या फिर कोई डेडली डिजीज हो, राइट फ्रेंड्स। कोई डिजीज हो सकती है, उसका धर्म हो सकता है, सो कॉल्ड लाइक दिस, ओके। पर फ्रेंड्स, राजस्थान हाई कोर्ट ने जयसिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा, और मद्रास हाई कोर्ट ने देवराजन वर्सेस बी पद्मनन के केस में ये कहा कि आर्टिकल 17 में जो वर्ड है अनटचेबिलिटी, जो इन्वर्टेड कॉमास में है, उसे यूज किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वर्ड का हम लिटरल या फिर ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते हैं, ओके। तो इस वर्ड का मीनिंग हम इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट या फिर पुराने टाइम पे जैसे इसके साथ प्रैक्टिसेस की जाती थी, हिस्टोरिकली अनटचेबिलिटी कैसे यूज की जाती थी, तो उससे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी वर्ड यूज किया गया था, इसका मतलब होगा कास्ट बेस्ड अनटचेबिलिटी। जैसा मैंने आपको पहले कहा, तुम नीच कास्ट के हो, तुम शेड्यूल कास्ट हो, या तुम शेड्यूल ट्राइब हो, या तुम अदर बैकवर्ड क्लास, जो भी तुम क्लास से बिलोंग करते हो, यू आर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल, या फिर अब कोई हो, टेम्पल्स में ही ज्यादातर वैसे ही होता था। तो आर्टिकल 17 में फ्रेंड्स दो चीजें हैं जो अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करता है, इसको रोकता है। पहला तो होता है फ्रेंड्स फॉरबिड मतलब कि जो अनटचेबिलिटी की तो किसी
मतलब अनटचेबिलिटी किसी भी फॉर्म में की हो तो उसे फॉरवर्ड करता है, मतलब कि वो अनटचेबिलिटी नहीं मानी जाएगी, अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। और दूसरा आता है फ्रेंड्स आर्टिकल 17, ये कहता है कि इन प्रैक्टिसेस को फॉरवर्ड करने के बाद, मतलब इनको रोक दिया गया कि ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, उसके बाद भी अगर आप कोई भी अनटचेबिलिटी को फॉरवर्ड करता है तो सो दैट पर्सन विल बी पनिशेबल एज पर द लॉ। तो लॉ की नजर में आप लोग गुनहगार हो और आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो फ्रेंड्स आर्टिकल 17 की पनिशमेंट के पार्ट को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि आर्टिकल 17 और आर्टिकल 13 के बीच में कुछ रिलेशनशिप है, तो पहले हमें उसे समझना होगा। तो फ्रेंड्स हम सबको पता है कि पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 होते हैं, ठीक है। इनमें सारे प्रोविजंस होते हैं। तो इन सारे प्रोविजंस में जहां कहीं भी कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि इट इज ऑफेंसिव या ये पनिशेबल है या ये फॉरवर्ड है या ये गलत है, तो इस ऑफेंसिव या पनिशमेंट के लॉज बनाने के लिए जो पावर है वो आर्टिकल 35 के पास दी गई हुई है। तो आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 35, तो आर्टिकल 17 ये कहता है कि जो भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेगा उसे पनिशमेंट किया जाएगा, और आर्टिकल 35 ये कहता है कि पूरे पार्ट 3 में जो भी पनिशमेंट डिस्क्राइब की गई है या करी है वो आर्टिकल 35 के थ्रू होंगी, ओके। तो इसको फुलफिल करने के लिए पार्लियामेंट ने पास किया अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955, जो अनटचेबिलिटी के लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है। पर बाद में फ्रेंड्स ये पता चला कि इस एक्ट में जो भी पनिशमेंट दी गई है वो इनएडिक्वेट है, यानी कि उसमें वो पनिशमेंट बहुत कम है। इसीलिए 1965 में इस एक्ट को चेंज करने के लिए एक कमेटी बिठाई गई ऑन अनटचेबिलिटी, कमेटी ऑन अनटचेबिलिटी, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, ओके। तो इस कमेटी की रिकमेंडेशन को फुलफिल करने के लिए जो भी चेंजेस करने थे उसे लाने के लिए इस एक्ट को 1976 में रीनेम किया गया, और उनकी रिकमेंडेशन को भी इसमें इंक्लूड करते हुए प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 को लाया गया। अब फ्रेंड्स ये जो सिविल राइट एक्ट 1955 था, इसके अंदर कुछ टर्म्स थी, जैसे कि अगर आप कोई किसी मंदिर में जाने के लिए प्लेस ऑफ वर्शिप में अगर आप कोई डिस्क्रिमिनेशन या अनटचेबिलिटी करते हैं तो वो ऑफेंसिव है। अगर कोई स्टेट में कोई सारे मिलकर किसी के साथ अनटचेबिलिटी कुछ करे तो वो भी सब पनिशेबल होगा। तो ये इसके अंदर कुछ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की बात की गई है। मैं कभी इसको सेपरेट वीडियो में आपको जरूर समझाऊंगी। तो फ्रेंड्स चलिए आर्टिकल 17 के रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट केसेस को देखते हैं। फ्रेंड्स पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा गया कि आर्टिकल 15 क्लॉज 2 और आर्टिकल 17 की जो प्रोविजंस है, इनकी जो प्रोटेक्शन है वो स्टेट अगेंस्ट तो अवेलेबल होंगे ही, बट साथ ही साथ वो प्राइवेट में भी एप्लीकेबल है, यानी कि वो प्राइवेट के लिए भी लागू होती हैं। अब फ्रेंड्स इसके बाद स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पा बालू इंगेल केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 17 का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो कास्ट और रिलीजियस के ग्राउंड पे जितनी भी डिसेबिलिटी है, जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस है या जितनी भी प्रोहिबिट्स है उन्हें हटा सके। तो फ्रेंड्स सिविल राइट्स के अलावा एक और प्रोविजन है जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए है, वो है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसाइड्स एक्ट 1989। तो फ्रेंड्स ये तो एक्ट है, ये जो एक्ट है ये अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है, और साथ ही साथ ये भी बताता है कि अनटचेबिलिटी जब होगी उसके मैटर्स के रिलेटेड जो भी ट्रायल्स होंगे या फिर जो भी रिलीफ्स होंगी या फिर जो भी पनिशमेंट्स होंगी या फिर कैसी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की जाएंगी वो भी इसकी बात करता है, और साथ ही साथ ये स्पेशल कोर्ट्स की भी डिमांड करता है कुछ ट्रायल बेसिस के मैटर पे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आर्टिकल 17। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा आर्टिकल 17 यहां पर खत्म हो जाता है। इसमें वो सब है जो मैंने आपको बताया है, बट यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पर नहीं लिखी हुई हैं, बहुत शॉर्टकट में लिखा हुआ है। अगर उसका नाम कहीं होगा तो दे हैव नॉट एक्सप्लेन्ड इट टू यू, तो वो मैंने पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स आप जो भी आर्टिकल्स देख रहे हैं मेक श्योर कि आप इसको एक सीक्वेंस में फॉलो करें। आप अगर किसी भी चीज को सीक्वेंस से करते हैं दैट हेल्प्स यू टू कंप्लीट दैट वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ओके। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज डू कमेंट
मी, सो आई विल गेट द आइडिया कि आपको क्या परेशानी है, आप कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, आप कुछ चाहते हैं कि मैं कुछ बदलूं, तो प्लीज़ लेट मी नो सो दैट आई कैन हेल्प यू विद दैट। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। इफ़ यस, प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so you get all the updates of this channel. Till then, take care. See you in the next video.